दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है चीख पत्थरों में हरगिज कारगर होगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। क्यों जलाते? किस लिए जलाते? डालिए इनको जेल में, इनके हथियार छीनिए इनके हाथ से। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं को, अपनी औकात में रहें। हमारा ये बेटा निर्दोष है, इसको बचाया जाए। हम तुम्हारे साथ हैं। भिवानी में 2 मुस्लिम भाइयों को जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद पूरे मामले में आरोपियों के समर्थन में अब खुलकर मैदान में उतर आई लगती है। वीएचपी ने कहा है कि ये जो सारा मामला है गौरक्षा का मसला है और फरार चल रहे मोनू मानेसर के समर्थन में उन्होंने वहां पर पंचायत भी बुलाई। मानेसर में पंचायत में मोनू को गौरक्षक के साथ ही हिंदू गौरव बताया गया। इस दौरान पुलिस को भी धमकी दी गई। दरअसल 16 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर के 2 युवकों का शव भिवानी के लोहारू से एक जली हुई बोलेरो गाड़ी में मिला था। इन युवकों की पहचान जुनैद और नासिर के रूप में हुई। इस मामले में भरतपुर पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन अब इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, यानी कम्युनल कलर। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पंचायत में क्या हुआ। आरोपी के पक्ष में पंचायत लगी। आरोपी के पक्ष में जो मोनू मानेसर है उसके गुरुग्राम में उसके समर्थन में एक पंचायत का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें उनका पक्ष रखा गया। बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर केस चल रहा है, उसका जो विरोध भी वहां पर उस पंचायत में किया गया कि इस तरह का। पंचायत में राजस्थान पुलिस को खुली धमकी दी गई, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने उन पर अपराध का मामला दर्ज किया है। मोनू के लिए फंड बनाने का ऐलान भी किया गया और कहा गया कि उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। जुनैद नासिर की हत्या के केस में आरोपी है मोनू मानेसर, जिस पर अभी आरोप लगा हुआ है हत्या का। उसको लेकर राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के घर पर छापा मारा। आज उसको भी बात हुई थी, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। विरोध में समर्थकों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। जब पुलिस छापा मारने गई तो उसके बाद दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया और राजस्थान पुलिस पर हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई। गौरक्षा का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। आज़ादी से पहले इसे दयानंद सरस्वती ने बुलंद किया था और आज़ादी के बाद लगातार ये चर्चा के केंद्र में रहा है। आज देश के 20 राज्यों में पूर्ण या आंशिक रूप से गौ हत्या प्रतिबंधित है, यानी पाबंदी है, लेकिन इस पर संसद ने अब तक कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया, जबकि संविधान इस दिशा में संसद को अनुमति देता है। वैसे संसद में कई बार इस पर कानून बनाने की मांग उठी, लेकिन हर बार वो ठंडे बस्ते में चली गई। आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही वाकये कि संसद में हुआ क्या गौरक्षा को लेकर। गौरक्षा को लेकर संसद में क्या हुआ। स्वाधीन भारत में सबसे पहले विनोबा भावे ने गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग रखी थी। गौ हत्या को लेकर विनोबा भावे तो लगातार काम करते थे। 1955 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मल चंद चटर्जी संसद में एक विधेयक भी लेकर आए थे। वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष है और आपको याद दिलाऊं, निर्मल चंद चटर्जी सोमनाथ चटर्जी के पिताजी रहे हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, लेफ्ट के लीडर रहे। जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब दिया कि वो गौवध बंदी के विरुद्ध हैं, उसके खिलाफ हैं, यानी वो इसके लिए कानून नहीं लाना चाहते हैं। फिर 1966 में स्वामी करपात्री के नेतृत्व में संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था 1966 में। फिर उसके बाद 1978 में सांसद रामजी सिंह ने इसको लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा, निजी विधेयक भी रखा, प्राइवेट मेंबर बिल रखा। 21 अप्रैल 1979 को विनोबा भावे ने कानून बनाने के लिए अनशन शुरू किया। जब ये कानून नहीं बना तो उसको लेकर अनशन शुरू किया गया था। 10 मई 1979 को मोरारजी देसाई ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन सरकार गिरने के बाद मोरारजी देसाई का विधेयक रद्द हो गया। यानी देसाई सरकार ने रखा था, लेकिन सरकार ही गिर गई तो फिर वो विधेयक नहीं रहा। कहा जा सकता है कि जो भी सरकारें रही उन्होंने गौरक्षा के नाम पर वोट तो खूब मांगे, लेकिन कानून बनाने में परहेज किया। एक बार तो ऐसा वाकया भी आया कि जब गौ हत्या रोकने के लिए संसद के बाहर साधु संतों की भीड़ जमा हो गई, बड़ा प्रदर्शन हुआ और सरकार को चुनौती दे दी गई। और उसके बाद जो वो हुआ वो संसद पर एक
काला धब्बा बनकर रह गया जब गौ रक्षकों पर गोली चलाई गई संसद के बाहर। ये बात है 7 नवंबर 1966 की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। संसद के बाहर साधु संतों की भीड़ जुटी हुई थी गौ रक्षा को लेकर। गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए वहां पर लोग लगे हुए थे। इनकी मांग थी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाए। ये 1966 की बात है, जिसमें तमाम संत जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। उस समय इंदिरा गांधी को जब सूचना मिली तो उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनको गोली चलाने का आदेश दिया। उस वक्त की सरकार ने या प्रशासन ने, संसद के बाहर तैनात पुलिस ने साधु संतों पर गोलियां चला दी। जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ गोलियां चली और इस फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये 7 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ा है, लोगों का कहना काफ़ी संत वहाँ पर मारे गए थे। तब के होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा को घटना के बाद इस्तीफा देना पड़ा जिम्मेदारी लेकर। महात्मा गांधी और विनायक दामोदर सावरकर आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक भारतीय राजनीति के 2 सबसे चर्चित चेहरे रहे। लेकिन हिंदू राज्य का नारा देने वाले सावरकर के हिंदुओं की पूज्य गाय पर जो विचार था वो शायद आपको चौंका सकते हैं। वहीं महात्मा गांधी ने गाय और मनुष्य को बराबर बताया। एक बार देख लेते हैं गांधी और सावरकर के गाय को लेकर विचार। गांधी और सावरकर। गांधी ने कहा कि जैसे मैं गाय को पूछता हूं वैसे ही मैं मनुष्य को भी पूछता हूं। सावरकर ने कहा कि गौ हत्या ही पाप क्यों हो, भैंस हत्या या गधे की हत्या यानी जानवरों की हत्या को लेकर पाप क्यों नहीं माना जाता। महात्मा गांधी ने कहा जैसे गाय उपयोगी वैसे ही मनुष्य भी, फिर वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू, सब उपयोगी हैं। सावरकर ने कहा जैसे मनुष्य के लिए गाय एक उपयोगी पशु है इसलिए उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। केवल उपयोगिता की वजह से उन्होंने उसका जिक्र किया। गांधी ने कहा कि क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा, क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय दोनों का दुश्मन हो जाऊंगा। जबकि सावरकर ने इसके खिलाफ कहा कि यह पशु उपयुक्त न होते हुए भी हानिकारक होगा, उस स्थिति में गौ हत्या भी आवश्यक है, ऐसा विज्ञान कहता है। मतलब सावरकर गौ हत्या के खिलाफ नहीं थे, उनके बयान से लगता है। इस मुद्दे पर सियासत तेज है और आइए अब आपको AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर क्या कहा वो सुनाते हैं। और ओवैसी पर पलटवार करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन साहब ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। साथ ही JDU नेता KC त्यागी कह रहे हैं, इन सब की बात सुन लें। जो गौ रक्षक के सोकॉल नाम पर इस तरह का जुल्म, ज्यादती और कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये सब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है। क्या कोई गवर्नमेंट अगर चाहती तो इनको खत्म नहीं कर सकती, इनको रोक नहीं लगा सकती? आपके पार्टी के MP इस तरह का वाहियात अनाप शनाप बकते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जो ग्रुप्स हैं इनको पूरा पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए जुल्म कर रहे हैं। कितनी देर लगेगी? आधे घंटे के अंदर ये सब ग्रुप्स घर में बैठ जाएंगे अपने। डालिए इनको जेल में, इनके हथियार छीनिए इनके हाथ से। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं को, अपनी औकात में रहें। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम इस प्रकार से भड़काऊ बयान देकर ना अपना भला कर रहे हो, ना देश के मुस्लिम समाज का भला कर रहे हो। जांच होनी चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, बायस्ड है पहले से ही। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी CBI से जांच होनी चाहिए और जब तक कोई जांच का परिणाम ना आ जाए तब तक किसी निरपराध व्यक्ति को न उठाया जाए। एक साजिश के तहत 2024 के चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल तैयार करके चुनाव की पटकथा लिखने का प्रयास किया जा रहा, हम इसकी निंदा करते हैं। अब जरा याद कीजिए 2018 में हुए राजस्थान के चुनाव। इस चुनाव से पहले भी राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों ने खान को पीट कर हत्या कर दी थी और उस समय भी चुनाव से पहले इस पर खूब सियासत हुई। अब आगे इसी साल राजस्थान में फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है? क्या गौरक्षा के नाम पर कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है? और क्या गौरक्षा को लेकर अब सख्त केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और नेता विनोद बंसल साहब, SAWS अकेडमी के चेयरमैन मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, हरियाणा के पूर्व IG रणवीर शर्मा साहब होंगे और समाजशास्त्री राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान
जो उन्होंने गौ रक्षकों के लिए साल 2016 में दिया था। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। इस पर चर्चा करेंगे विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब हैं, राजीव श्रीवास्तव साहब हैं। बंसल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। आज वहाँ मानेसर में पंचायत हुई और बताया गया कि गौ रक्षा के जो आरोपी हैं उनको समर्थन में लोग जुटे और उन्हें हिंदू गौरव बताया गया। अभी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर 70-80% लोग अपने गोरख धंधे चला रहे हैं। देखिए विजय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो गोरख धंधे चला रहे हैं उन गोरख धंधों को तो बंद करिए। निश्चित रूप से हम कोई नहीं चाहते कि कोई गोरख धंधे चलाए, लेकिन मैं कहता हूं जो वास्तविक गौरक्षक है जी, उसको आप आदमियों का भक्षक साबित करने की कोशिश करो तो ये समाज स्वीकार नहीं करेगा जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो गौरक्षक गौरक्षा के लिए निकलता है वो अपनी रातों की नींद और दिन का चैन वो अपने खूंटी पर टांग करके अपनी जान हथेली में लेकर के और वो गौरक्षा के लिए निकलता है। और जो गौरक्षक हैं वो कानून अपने हाथ में न लेकर के पुलिस प्रशासन को साथ में, शासन को साथ में लेकर के उनका एक मददगार के रूप में साथ आगे बढ़ता है जी। आप देखिए, आपके कुछ पैनलिस्ट अभी बात करेंगे भाई गोवा की और बात करेंगे मणिपुर की, मेघालय की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पर के एक कठोर कानून बने हुए हैं जी, हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पर के एक कठोर सजा का भी प्रावधान है, वहां पर कानून का पालन ये लोग क्यों नहीं करते भाई? आखिरकार गौरक्षकों को निकलने की जरूरत क्यों पड़ती है जी? आखिरकार पुलिस प्रशासन शासन को गोलियां क्यों चलानी पड़ती है, गोलियां क्यों खानी पड़ती हैं जी? आप देखिए कि ऐसी सब स्थितियां परिस्थितियों को देखते हुए भी अगर कोई ये कहे कि गौरक्षक भक्षक है जो रक्षा के लिए निकला है, एक प्राणी की रक्षा के लिए जो व्यक्ति निकला है वो किसी दूसरे के प्राणों का रक्षा भक्षक कैसे हो सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो बंसल साहब, गौरक्षा के नाम पर हत्या कर दी जाए मनुष्यों की, ये ठीक मानते हैं आप? कदापि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सोच कैसे लिया इस बात को? तो फिर यही तो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई केवल उनके नाम पर कुछ भी चलाएंगे। और हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कानून नहीं चल रहा गौरक्षा को लेकर। देखिए विजय जी, मैं भी ये कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर एक कठोर कानून बनाया जी, लेकिन उस कानून का डर अभी उन अपराधियों के मन में नहीं बैठ पाया जी। यही तो कारण है जिसके कारण गौरक्षकों को भी अपनी प्राण हथेली पे रख करके और बाहर निकलना पड़ता है और पुलिस प्रशासन शासन भी लगातार डंडे और गोलियां खा रही है जी। आप क्यों? आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले आपने ही आपके चैनल पर लाइव दिखाया था कि पलवल और आपने यहाँ से मेवात के से निकल करके और पलवल तक पीछा करते हो 22 किलोमीटर टाटा 407 का पीछा किया और वो टाटा 407 का जो टायर फट गया, उसके बावजूद भी जब वो नहीं रुके तो उन्होंने क्या किया कि गायों को चलती गाड़ी में से फेंकना शुरू कर दिया। आप सोचिए कितना बीभत्स कांड था वो, जबकि पुलिस के लोग और प्लस गौरक्षक उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि मैं दाद दूंगा उन लोगों को कि आखिरकार 20-22 किलोमीटर के संकट काल के बाद भी उन्होंने उनको पकड़ा। आप मुझे बताइए, आखिरकार मेवात के अंदर जो तबलीगी जमात और इस्लामिक जिहादी फोर्सेस जिस तरह से गौ हत्याएं लगातार कर रहे हैं, उन पर विराम क्यों नहीं लगता? मैं सर केवल आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बात को मैं सही मानूं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन क्या उसके बाद भी कोई लोगों की हत्या की जा सकती है, किसी को गाड़ी में जलाया जा सकता है? इसकी इजाजत आप देते हैं, उसके साथ हैं आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गाड़ी मैं आपकी बात को 100% सही मान लूं, तब भी मैं इस पर जोर दे रहा हूं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था जी, जो रक्षा के लिए निकला है वो भक्षक बन ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि वो गाड़ी में जलाया गया या कोई और षड्यंत्र था, कोई टक्कर मार के जल गए या कोई गाड़ी में अपने आप आग लग गई, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है विजय जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम कंक्लूड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बार-बार डे 1 से कह रहे हैं विजय जी
कि इस बात की गंभीरता से सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है, ठीक है, क्योंकि दो राज्यों के बीच का मामला है। जी। सीबीआई जांच होकर के जो भी अपराधी है उनको कठोरतम सजा दीजिए ना। बिल्कुल ठीक आप गौरक्षकों को बदनाम क्यों करते हो? ठीक है, गौरक्षकों को बदनाम करना या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को षड्यंत्र पूर्वक अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए फंसाना, या किसी श्रीकांत जैसे परिवार के ऊपर जाकर के पुलिस जो है डकैती अंदाज में जाकर के उस पर आक्रमण करती है और वो गर्भस्थ महिला को जो है पेट में लात मार करके बच्चे को मार देती है, उसके ऊपर आखिरकार आज केस दर्ज हुआ ना जी। मैं कहता हूँ ऐसी पुलिस जिनके ऊपर केस दर्ज है उस पर समाज का विश्वास कैसे होगा भाई? ठीक है, बताइए। ठीक है, रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईजी रहे हैं हरियाणा में ही। शर्मा साहब, बंसल साहब कह रहे हैं कि कड़ा कानून होने के बाद भी कानून का डर नहीं है, और ये कौन तय करेगा कि किसने हत्या की है नहीं की है? अभी तो बात ठीक है बंसल साहब की, अभी तो कोई जांच हुई नहीं है, जांच होगी तब तय होगा। गौ रक्षकों को भक्षक बोलना या हत्यारा बोलना कहाँ तक ठीक है? विजय जी, ये जो मामला भिवानी के लोहारू में हुआ है, आगजनी की घटना, जिसमें कि हमारे 2 मुस्लिम भाइयों को गाड़ी में जिंदा जल गए या जला दिए गए, इस घटना की तफ्तीश अभी चल रही है जी। और मैं लोहारू भी, भिवानी भी मेरी पोस्टिंग रही है जी, और मेवात में भी और फरीदाबाद में भी और नूह में भी पोस्टिंग रही है, जहाँ पे ये गौ कसी का मामला होता है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ आपके चैनल से कि जो गौ हत्या का कानून है जी, उसमें पुलिस की लचर व्यवस्था है। मैं पहले अपनी पुलिस वालों को बता दूं उनकी लचर व्यवस्था जी। नंबर 2, ये भी सही है कि जो मेवात का एरिया है वहां पे गौ कसी या गौ हत्या की जाती है जी, इसमें भी दो राय नहीं जी। वहां का जो मुस्लिम समाज है और हिंदू समाज है, दोनों कोशिश करते हैं उनका भाईचारा बना करके। हमने भी उस टाइम कोशिश की थी कि भी किसी तरीके से ये गौ हत्या ना करें जी, और उनके लिए कोई ना कोई रोटी का प्रबंध पंचायत भी करती है, समाज भी करता है, प्लस प्रशासन भी करता है कि जिससे कि उन्हें 2 रोटी का जुगाड़ बन जाए, वो इस लालच में ये गौ हत्या ना करें जी। तीसरी बात, जो गौ रक्षा वाली बात है, गौ रक्षक वो अपना, ये बात ठीक है कि वो एक प्राणी की, हमारी गौ की, उसके लिए मान सम्मान के लिए या उसकी हत्या को रोकने के लिए वो गौ रक्षक दल बने हैं और उनकी कर रहे हैं जी। उन्हें गुस्सा इस बात पे चढ़ता है, जो मेरा अनुभव रहा है जी, कि सामने अगर कोई गौ हत्या को सही तरीके से पकड़े फिर तो वो सही है जी, लेकिन गौ हत्या के नाम पे अगर कोई सिस्टम बनाए तो वो गलत है जी। जो इस मामले में हो रहा है, जहां पे सवाल है कि तफ्तीश का जी, अभी ABCD किसी का नाम नहीं है, वो गौ रक्षक है या कोई और है या कोई तीसरा कोई आदमी है या उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है जी। अभी तक सिर्फ केवल तफ्तीश में ये आया है कि ये लोग पहले गौ हत्या के केसेस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं जी, जो 2 आदमी गाड़ी में कंकाल मिले हैं जी। तीसरी बात इसके अंदर जो सबसे सामने आ रही है जी, वो सामने आ रही है कि फिरोजपुर झिरका के जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे ये जो भी आदमी थे, इन दोनों आदमियों को लेकर के उस थाने में गए हैं। अभी ये गो कसी कर रहे थे या इनको हमने पकड़ा है। शर्मा साहब, मैं समझना चाहता हूं, जो बंसल साहब से भी पूछ रहा था कि गौ कशी प्रूव हुई या नहीं हुई, मैं इस पर जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि गौ कशी करते थे तो आप उनको गाड़ी में जला देंगे? कोई नहीं जला सकता, हिंदू तो कम से कम नहीं जला सकता जी। शर्मा साहब, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था कि वो पुलिस की एक बड़ी भारी नालायकी रही है जी। फिरोजपुर पुलिस के पुलिस स्टेशन के जो भी SHO थे, जो चौकी इंचार्ज या जो भी मुलाजिम वहां ड्यूटी के ऊपर थे, उन्होंने उसी वक्त उस गाड़ी को रोकना चाहिए था। उन जो भी दोनों बंदे थे जिनको चोट लगी हुई थी या मारी हुई थी, उनको वहीं रोकना चाहिए था। जो लेके आए थे उनको वहीं लेके आए थे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, जो सबसे बड़ी गलती पुलिस के लेवल पे हुई। और ये गलती नहीं है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार ही नहीं किया जाए 5 दिन से। अभी देखिए, अब जो आरोपी का नाम आ रहा है, पुलिस जो फिरोजपुर झिरका पुलिस है जी, उनके सामने वो आदमी कौन आए थे, एक तो ये तफ्तीश का सबसे बड़ा मामला है।
दूसरा मामला है भरतपुर पुलिस का, जो इन्होंने घटना करी वो भी पुलिस ने एक जाति करी। आप किसी के घर में रेड करने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप पहले ये बताएंगे जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं कि आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, और 2 गवाह गांव के होने चाहिए। जो उन्होंने वो सारे शर्मा साहब आपने मेरे ख्याल से 30-35 साल निकाले हैं पुलिस में, कोई एक घटना बता दीजिए इतनी शराफत से कभी आपने गिरफ्तार किया किसी को? नहीं, जब से पुलिस लाइन की गाइडलाइन आई है जी, मैं कह रहा हूं हमारे 50% जो आईओ है पुलिस ऑफिसर हैं वो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लड़के आवेश में आकर के या वर्दी का नाजायज फायदा उठा करके ये काम करते हैं, जो यहाँ राजस्थान ठीक है वो गलत है। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं पुलिस के बिहेवियर पर भी। जी, पुलिस की गलती है उसे मैं जरूर बताऊंगा और उसे ठीक है। नहीं, मैं आपको समझता हूँ कि आप किस तरह पुलिस के साथ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रहते हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, ये मसला सांप्रदायिक है, चलाकर गौकशी का है, बिजनेस का है, पेट पालने का है, क्या है? और ये तो अभी तय नहीं हुआ, बंसल साहब भी कह रहे हैं, शर्मा साहब भी कह रहे हैं कि हत्या का मामला तय नहीं हुआ, कैसे हुई है, क्या हुआ है, ये सब तो जांच का विषय है। बिल्कुल सही है विजय जी, आप जो कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है और हकीकी माने में जांच होना चाहिए जी, लेकिन आज की कोई नई बात नहीं है। गौरक्षा के नाम पर आतंक हमारे देश में बहुत जमाने से फैलाया जा रहा है और आपने अभी मोदी जी की भी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई और हम मोदी जी के उस बात को सराहते हैं क्योंकि वो एक इस मुल्क के प्रधानमंत्री है और वो किसी एक जो है धर्म या समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है, सारे देश के प्रधानमंत्री है। तो सारे संप्रदाय के, एक भारतीय को देखना है, संप्रदाय को देखना नहीं है। जितने भारतीय हैं उन तमाम की सुरक्षा हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को देखते हुए मोदी जी ने 2016 में बयान दिया। देखिए साहब, ये गौरक्षा के नाम पर जिस तरीके से आतंक हमारे देश में फैलाया गया और इससे पहले भी कई जो है मानवों की हत्या की गई, हम ये नहीं कहते कि हमारे देश के कानून को तोड़ा जाए। यहाँ पर गौ हत्या पर पाबंदी है तो स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, गौ हत्या खतई तौर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके माने ये तो नहीं है ना कि आप किसी व्यक्ति की जान ले लेंगे, उसके बच्चों को यतीम कर देंगे, उसकी बीवी को जो बेवा कर देंगे, उसके घर को आप उजाड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो खुला आतंक है। आप आतंक बहुत कहते हैं, जिहादी बहुत कहते हैं, क्या ये कोई आतंकी से कम है? क्या किसी के घर को बर्बाद कर दे? ठीक है, क्या बात है साहब, इसमें फौरी तौर पर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल। और एक मुझे 30 सेकंड दीजिए आप। जिस तरीके से बयान दिया गया आरोपी को गिरफ्तार करने पर कि पुलिस यहाँ पर आएगी तो अपने पांव पर चलते नहीं जाएगी, तो क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या हम यही देश को चलाने वाले हैं? कैसे गुंडों से देश चलेगा सर? अब जी, बिल्कुल ठीक बात है। राजीव श्रीवास्तव साहब, आपके पास आखिर में आया क्या कि सब लोगों की बात होगी, तो आप जो समाजशास्त्र आप पढ़ते हैं और हम लोगों को पढ़ाते हैं, उसका क्या मतलब है? ये कौन सा समाजशास्त्र है ये? देखिए, सबसे पहले तो मौलाना साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उनको एक बता दूं, जब मैं उर्दू सीख रहा था तो हमारे जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि हरफ के हेर फेर ने खुदा से जुदा कर। तो हम जब इस टेलीविजन चैनल पे इतनी सीरियस जगह बैठे और जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए, बिकॉज जो शब्द हमारी जुबान से निकल जाते फिर वापस नहीं आएंगे। आतंकी शब्द का इस्तेमाल हम मौलाना साहब से गुजारिश करेंगे कि ना करें। ये आतंक का मसला नहीं है, ये सामाजिक मसला है। ना सुनिए आप, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। जिहादी बोल सकते हैं आप, आतंकी बोल लीजिए। नहीं, ठीक है कादरी साहब, आता हूँ आपके बाद। एक बार शास्त्री जी श्रीवास्तव साहब को बोल लेने दीजिए, अब उनको सबसे आखिर में हमने मौका दिया। जी हाँ, नंबर 2, ये जो साइंस ऑफ हेट है जी, जो ये घेटा का जो साइंस है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी में बहुत ही अहम हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको। कम्युनिटी साइंस में द साइंस ऑफ हेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी साइकोलॉजी को समझने के लिए। और पूरी विश्व भर में ये रंग भेद पे, ऊंच नीच पे या किसी धर्म विशेष के किसी चिन्ह को, ये उनका पवित्र किताब हो सकता है, ये उनके पवित्र पूजा वाले जो लोग हैं जिनकी सब कोई आदर करते हैं, उनके विषय में कार्टून बनाना, उनके विषय में अपशब्द करना, इनको लेके लोगों को भड़काया जाता है। और ये जो समाज जो है उसके खिलाफ एक रिएक्शन देती है, जो पूरी राजनीति इस पे होती है, क्या कहते हैं, अपने धर्म के देश पे होती है, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए एक और भी है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक इंसिडेंट होना इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज के साथ उसको हम लोग जोड़ सकते। ये एकाध इंसिडेंट है और यदि हम
उसको ध्यान से हम यदि समाज शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो इसमें 2-3 चीजें आती हैं। पहला ट्रिगर, कौन डिसाइड करता है कि हम वहां पर वो हिंसा करेंगे, हिंसा का उपयोग करेंगे, ये लोग हैं कौन? और दूसरा, जो वहां तमाशबीन है वो लोग कौन है? इस चीज को यदि आप हरियाणा से जोड़ के देखेंगे तो आपको एक अलग पिक्चर नजर आती है। मौलाना साहब ने लास्ट में कहा कि किस टाइप का राजस्थान के लोगों को नहीं आना दिया जाएगा। आज आप इन बिटवीन लाइन को पढ़िए, आप राजनीति को भूल जाइए एट द मोमेंट। आज की डेट में जो आपकी जो वहां पर महापंचायत हुई थी, क्या बोल रहे हैं? हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, केस लड़ेंगे जी। हम कोई राजस्थान के जो लोग हैं उनको हम घुसने देंगे। हरियाणा के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ तो बातचीत नहीं कर रहे हैं जी। तो ये महापंचायत की जुड़ी है, वो न्याय की मांग कर रही है। वो बोल रही है कि चूंकि दो हमारे राज्यों का मामला हम सीबीआई से करेंगे। ठीक है, तो सवाल एक हो गया। ठीक है, राइट। इसी तरह आप यदि देखिएगा, जो परपेचुएटर है जिन्होंने काम किया, उनकी अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, लोग हैं कौन जिनका यदि नरकंकाल सही में यदि जुनायद और उनका है, वो लोग या जो लोगों ने ये कार्यक्रम किया वो लोग हैं कौन? आप देखिएगा, इनका अपना एक इतिहास रहा है और वो इतिहास रहा है, वो किसी न किसी तरीके से ये जो पशु तस्करियों में ये लोग लिप्त रहे हैं। पशु तस्करियों में उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। वो जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, जहां से उनकी पशु जाते हैं और जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, जो अभी श्रीवास्तव साहब, पशु तस्करी के लिए तो कानून है ना, सजा है ना, उसके लिए कादरी साहब, रणवीर जी मना थोड़ी कर रहे हैं, बंसल साहब भी मना नहीं कर रहे, लेकिन उसकी सजा कौन देगा ये तो तय करेंगे ना हम लोग। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इतने कठोर कानून और उसकी पूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हुए हैं। उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल, चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि कानून क्या होगा। क्यों जलाते हैं, किस लिए जलाते? डालिए इनको जेल में, इनके हथियार छीनिए इनके हाथ से। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं को, अपनी औकात में रहें। हमारा ये बेटा निर्दोष है, इसको बचाया जाए। हम तुम्हारे साथ हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गौ रक्षा और उसके नाम पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रणवीर शर्मा साहब, आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूं कि कानून भी बना हुआ है 20 राज्यों में, कभी कहीं पर कड़े, कहीं पर थोड़ा सा नरम कानून बने हुए हैं। पुलिस भी सब राज्यों में है, मौजूद भी है, वर्दी भी है, फिर भी गौकशी भी हो रही है और गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं भी। मैं आपकी बात से विजय जी सहमत हूं कि गौ रक्षा कानून बहुत सख्त भी बना हुआ है, गौ रक्षक भी है और हत्याएं भी हो रही है। सबसे पहले तो मैं पुलिस की लचर व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारे पुलिस के पास लूट, डकैती, चोरी वगैरह के जो हीनियस क्राइम है वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो गौ कशी को बिल्कुल उसमें एक ऑफेंस के अंदर लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है, मैं इसको मान रहा हूँ। दूसरा सवाल कि गौ रक्षा का अगर पुलिस सही तरीके से काम करे तो गौ हत्या भी रुक जाएगी और समाज भी उनकी मदद करेगा, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज जी। लेकिन पुलिस की व्यवस्था इतनी बन रही है, मतलब इतने बिजी रहता है पुलिस ऑफिसर, सुबह से लेकर शाम तक कई प्रकार की ड्यूटियां उसके पास आती हैं, चाहे वो वीआईपी ड्यूटी हो, चाहे क्राइम से संबंधित हो, चाहे लैंड ऑर्डर से संबंधित हो। और इस ड्यूटीज के दौरान वो जो गो हत्या का मामला है या गो हत्या के केसेस हैं या वो मुलजिम है या जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उन पे वो तवज्जो कम दे पाता है अपने व्यस्त जीवन की या व्यस्त ड्यूटी की वजह से। नंबर एक कारण तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस फोर्स की कमी है। वहां पुलिस फोर्स की थानों में बहुत ज्यादा कमी है। आज किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जो उसकी एक नफरी होनी चाहिए थी, सैंक्शन, उतनी नहीं है। वो सैंक्शन नफरी ना होने की वजह से ये सबसे बड़ी कमी आ रही है। नंबर दो, इसके लिए अलग से एक महकमा गो हत्या के लिए बनना चाहिए, जिससे कि वो डिपार्टमेंट, जैसे ट्रैफिक पुलिस हमारी अलग है, वैसे ही गो हत्या के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनता है तो वो करेंगे। जब इन्होंने हमारा एक गाय का चेयरमैन बना दिया या गाय की एक गौशाला के साथ साथ इन्होंने अपना पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गांव की रक्षा के लिए, तो उसमें पुलिस मुलाजिम अलग से डेप्यूट करने चाहिए, जिनका काम यही हो कि वो गो हत्या करके और थाने के ऊपर डिपेंड ना करें। नंबर दो, जो गो रक्षा का मामला है, उन मुलाजिमों को या उन भाइयों को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप सही क्राइम को पकड़ें। आपका दल सही है, हम उसके सहमत हैं, आपका दल होना चाहिए,
लेकिन आप सही को, बेगुनाह आदमी को ना पकड़े। अगर बेगुनाह आदमी को पकड़ के उसको मारपीट करके थाने में ले जाएंगे, यही फिरोजपुर झिरका में हुआ कि उन्होंने जिसने भी जो थे उनको एक गो हत्या का मामला मानते हुए उन लोगों की बहुत ज्यादा पिटाई कर दी और थाने वाले उस मामले को अपने लेवल पे नहीं लेने लगे, क्योंकि वो मामला वो रहने वाले भरतपुर एरिया थे, राजस्थान के। इसकी गलतफहमी की वजह से वो दोनों ना तो हमारी लोकल फिरोजपुर ने काम किया, हरियाणा ने, और ना ही भरतपुर वालों ने काम किया। अल्टीमेटली उन दो आदमियों की जान चलेगी। वो जैसे वो एक आगे हमारी तफ्तीश का मामला है, जैसे तफ्तीश में सच्चाई आएगी कि वो आदमी कौन थे जो रात को पुलिस स्टेशन में उन दो आदमियों को लेके गए मारपीट करके, ये असल मुलजिम है। इन्हीं का ढूंढना पुलिस का काम है, इन्हीं का ढूंढना समाज का काम है, और इन्हीं का ढूंढना गौ रक्षा वालों को, वीएचपी का भी यही काम है कि वो उन असल मुलजिमों तक पहुंचे जिससे कि उन मरने वालों को इंसाफ मिल सके। जी कादरी साहब, गौकशी के लिए जब 20 राज्यों में कानून बने हुए हैं, कड़े कानून भी हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला हो तो इस पर क्यों नहीं जो पूरी सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, वो खड़ी होती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है। देखिए सर, विजय जी, फिर एक बार आपसे मैं कह रहा हूं कि हमारे जो शर्मा साहब है, जो पूर्व आईजी हरियाणा के, मैं उनकी हर बात से सहमत हूं कि पुलिस बात जगहों पर ज्यादातर जो है जुल्म ढा देती है, ज्यादती कर देती है, अपनी वर्दी का रोब झाड़ती है जी। लेकिन कहीं पर हमारी पुलिस का रोल ऐसा भी होता है जो बिल्कुल सटीक होता है, 100% सही भी होता है। तो पुलिस को खाली जिम्मेदार खड़ा कर देना ये बात कतई गलत होगी, क्योंकि पुलिस बहुत हद तक अच्छे भी काम करती है, बहुत जगहों पर अपनी वर्दी का रोब भी झाड़ती है जी। सर देखिए, जैसे कि शर्मा साहब ने अभी कहा तो मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, इसका एक अलग विभाग बना दीजिए। पुलिस में एक डिपार्टमेंट बनाइए, जैसे टास्क फोर्स है, जैसा स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, आप बनाइए गौ रक्षा के लिए। किसने मना किया? हम खुद नहीं चाहते साहब कि देखिए भारत का जब एक कानून है कि यहाँ पर गौ हत्या पर पाबंदी है, तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई इसकी तस्करी करता है तो इसके माने ये भी नहीं होना चाहिए कि वो गौ रक्षकों को इतना इख्तियार दे दिया गया कि उसको वो लंबे सड़क मार दे, बिल्कुल स्पॉट पे उसकी डेथ कर दे। नहीं, इससे तो कोई सहमति नहीं है ना, इस बात पर तो हम बात ही कर रहे हैं कि इससे कोई सहमति नहीं। बस 30 सेकंड दीजिए मुझे सर। और हमारे राजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जबान जब एक जुमला निकल जाता है, बिल्कुल मुझे पता है सर, लेकिन आपको मेरी आतंक वाली बात सुनने आ गई, आपको जिहादी वाली बात जो बंसल साहब ने कहा उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। साहब खाली आतंक एक अंदाज का नहीं होता, आतंक के सही माने ये है कि जिंदगियों को हराम कर देना, माहौल को खराब कर देना, इसको आतंक कहते हैं। तो गौ रक्षकों ने क्या किया? कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितनी औरतों को बेवा कर दिए। सर ये भी तो सोचिए सर, आतंक बोलते हैं आप, उसामा बिन लादेन क्यों समझ रहे हैं आप जी? दूसरी तरफ भी तो देखिए आतंक के माने क्या होते हैं जी। राजीव श्रीवास्तव साहब, जो कादरी साहब कह रहे हैं उसका जवाब तो आप जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं कि क्या हम लोग कंट्राडिक्शंस में या डबल स्टैंडर्ड की जो लाइफ है उसमें नहीं जी रहे हैं? देश में सबसे ज्यादा पिंक बिजनेस हो रहा है। पिंक बिजनेस का मतलब आप जानते ही हैं, है? और वो लगातार बढ़ा है पिछले 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में, है? और दूसरी तरफ दो लोग कुछ गौकशी कर लें तो आप उनको पकड़कर पिटाई कर रहे हैं, और ये अधिकार आप समाज को दे रहे हैं। आपने बड़ा अच्छी बात की, 3 बातें कही आप जी। कादरी साहब को कहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो तो हमारा परिचय है, दूसरे क्या कहते हैं मैं उनके बारे में, मैं किसी को नजरअंदाज नहीं करता, बट ठीक है आप इनका व्यू पॉइंट ठीक। ये जो हमारी पशु तस्करी का मामला है, ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला जी। आपको सरप्राइज हो जाएगा, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि इसी मेघालय में, मिजोरम में, आज भी आप चले जाइए बॉर्डर एरिया में, इसका डिमांड है, इसका डिमांड बांग्लादेश में जी। आज पश्चिम बंगाल में सीबीआई पशु तस्करी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। इसका मतलब है कि एक ट्रक हमारे पशु से भर करके बॉर्डर की तरफ चलता है, 1000 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, उसके बाद यहाँ आता है और उसके बीच में कई चेक पोस्ट कवर करता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम थॉरली करप्ट सिस्टम है, और ये सिस्टम इस पे इंकरेज करता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पशु का नाम नहीं लूंगा, ये पशु विशेष पूरा पशु। और आज देखिए ना, एक खबर आई थी आसाम से कि वहां पर जो राइनोज है उनको मारा जाता था, हॉर्न निकालने के लिए जो चाइना जाता था, 2022 में एक भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहां सरकार ने काम किया और उन्होंने इसके साथ कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले जहां 150 के करीब हमारे राइनो मारे जाते थे, आज नहीं मारे जा रहे। तो पशु तस्करी का मामला जो है एक बहुत सुसंगठित कारोबार है। ये जो घटना हरियाणा में हुई है, ये 2 भारतीयों के मारे जाने की घटना है,
इससे हम दुखित हैं और हमारे पास कानून है इसके लिए। और ये हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर कण कण में लोग वीर रहते हैं हरियाणा में। यहाँ पर देखेगा ये इंटरनेशनल प्लेयर्स रहते हैं। सर जो हुआ है उस पर कोई गर्व नहीं हो रहा। छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा के लोग किसी भी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ठीक है बंसल साहब, कानून है हमारे। जी बंसल साहब, बात हो रही थी, मैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ इंडियंस देख रहा था कि हमारे इंडियंस क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो उसमें मैंने देखा कि 70% लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, वो हिंदू हैं। पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 70% आबादी हिंदू भी मांस खाती है, नॉन वेजिटेरियन है। पहली बात। दूसरी बात, अभी कल का मैं एक बयान देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के एक अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ। एक और केंद्रीय मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर बीफ खाने की परंपरा है। फिर मोहन भागवत साहब जो सरसंघ चालक हैं, उन्होंने कहा कि हम खाने को लेकर किसी से कोई पक्षपात या कोई भेद नहीं रखते। जिसका जो खाना है या जो पूजा पद्धति भी है, पंथ को लेकर भी बात होती है, उस पर कोई हम भेद नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को आपने सुन लिया, तो फिर ये पशु तस्करी या गौ तस्करी के मामले को हम केवल लॉ एंड ऑर्डर की तरह से क्यों नहीं देखते, कम्युनल एजेंडा की तरह से क्यों देखते? देखिए विजय जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जहाँ 70% मैं कहता हूँ मांसाहारी हैं तो हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि मांसाहार छोड़िए या जो मांसाहारी है हम उसको जीने नहीं देंगे, नहीं। हमने ये भी नहीं कहा कि भाई जो माननीय मोहन भागवत जी की बात हो या किसी और बीजेपी के नेता की बात हो, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, क्या खाता है क्या नहीं खाता, मैं उससे कोई दोहरा नहीं है। अगर ये मौलाना साहब कहे कि मैं गौ भक्षक करता हूँ, या जो कांग्रेस के लीडर्स ने भी कहा कई बार, और कांग्रेस लीडर ने एक बार तो केरल के अंदर आपको पता है बछड़े को मार करके उसका सिर ऐसे लटका के कहा था कि हमें खाने का अधिकार है, हम खाएंगे। अब बीफ परोस करके वो जम्मू कश्मीर के नेता भी काफी कुछ दिखा रहे थे, लेकिन हमने कोई उसका कोई वो प्रत्युत्तर नहीं दिया जो कि देना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद की बात आते के साथ ही लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने लग जाते हैं। विजय जी, आप मुझे बताइए, मेरी माँ को काट के अगर तुम खा जाओगे तो मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय की गहराई के अंदर क्या विचार उत्पन्न होगा, इसकी कल्पना कर सकते हो क्या? जिस माँ को वेदों के अंदर अघन्या कहा गया हो, जिस वेदों के अंदर जो है अवध्या कहा हो, जिस वेद के अंदर गौ माता की सेवा करने के लिए पुण्य का फल दिया गया हो, मोक्ष की दायनी कहा गया हो, उस गौ की आप हत्या करेंगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, कानून है या नहीं है वो मेरे लिए मटेरियल है। भाई साहब, बड़ा क्लियर कर बता दूं। नहीं, लेकिन तो अपने हाथ में ले लेंगे कानून। आप ये कह रहे हैं कि कानून मतलब का नहीं है, तो अपने हाथ में कानून ले लेंगे। विजय जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कानून आस्था से ऊपर है, है ना। मैं कहूँगा आस्था भी कभी कभी कानून से ऊपर है। जब ये कहते हैं पैगंबर मोहम्मद के नाम पर, अगर मान लो किसी हदीस को कोट करके किसी महिला ने कुछ कह दिया तो इनके सिर से ऊपर निकल गया और कई लोगों को हलाल कर दिया इन्होंने। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए। लेकिन पूरे देश ने उसका विरोध किया है बंसल साहब, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, क्या बात। और अभी उसको मत जोड़िए, अभी स्पेसिफिक इशू पर रहिए। मुझे गौ हत्या के मैं समझ रहा था विजय जी, आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि वापस जो है, जब आप अपने सेंटीमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरे से भी मत उम्मीद करिए कि मैं अपने सेंटीमेंट्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। टिट फॉर टैट हिंदू समाज जानता है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई क्या करता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरी माँ को सार्वजनिक रूप से आप काटोगे, मारोगे, खाओगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा का मतलब क्या होता है बंसल साहब? दूसरी बात, खामियाजा का मतलब क्या होता है? तो वो आप समझते हैं, आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूँ आपको। देखिए, जो ये कहते हैं कि मणिपुर में ये हो रहा है, गोवा में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं कहता हूँ जहां पर कानून है, हम कानून के साथ खड़े हैं। हम कानून का पालन करने के लिए कानून के रक्षकों के साथ खड़े हैं। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जहां पर कि हमने किसी गौरक्षक को मारा हो, कोई एक बता दीजिए। हमने गौरक्षक को मारा, सॉरी गौ हत्यारों को मारा। लेकिन बात यह है कि ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, मेरे पास अभी कम से कम नहीं तो 200 केसेस की लिस्ट है जहां पर के गौ तस्करों ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा, पुलिस को मारा और हमारे गौरक्षकों को मारा, उनकी हत्या हो गई। खुद मोनू मानेसर के ऊपर कई गोलियां चली हैं, आप सोचिए। और ऐसे कई, तो वो हिंदू गौरव हैं, आप उनको हिंदू गौरव मान रहे हैं मोनू मानेसर को? हैं, बिल्कुल है। अभी तो मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि उसने गौरक्षा के लिए अपने प्राणों की एक तरह से समर्पित कर दिया। आप ये कहते, देखिए,
अगर किसी गौ तस्कर द्वारा नाम लेने मात्र से वो अपराधी हो जाता है तो मुझे लगता है फिर कानून में ना आपका विश्वास है ना मौलाना साहब का। नहीं, आपने तो कह ही दिया कि आप आस्था को ऊपर मानते हो कानून से, ये तो आपने कहा ही है बंसल साहब। नहीं, मैं कहता हूं देखिए, आस्था को आस्था मानना चाहिए। अगर आप अपनी आस्था का सम्मान करना जानते हैं तो दूसरे की आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है कादरी साहब, एक मिनट मेरी बात पूरी कर दीजिए। मैं कहता हूं देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। मैं कहता हूं कि जैसे अभी पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाई देखो एक अलग से टास्क फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं हमें टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है। कम से कम मौलाना साहब ये कह दें कि हाँ ये गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मेवात के अंदर जो तबलीगी जमात गौ हत्या के लिए उकसाती है, उनको बोलें कि ये गौ हत्यारों के साथ खड़े ना हो, ये मुस्लिम समुदाय को गौ हत्या के लिए प्रेरित न करें। ऐसे लोग जो कवर फाइट देने का काम करते हैं, इसी के कारण हिंदू समाज जो है ना दुर्बलित है और उसकी भावनाएं आहत होती हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप थे नहीं बंसल साहब, अभी आप प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, यही बात कादरी साहब से हो रही थी। कादरी साहब जी। देखिए साहब, मैं तो अपने डायलॉग में फर्स्ट डायलॉग में ये बात कह दिया कि गौ हत्या पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। इसीलिए मैंने बंसल साहब को कहा कि आप नहीं थे उस वक्त, ये बात हो गई। किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको चाहिए कि वो गौ हत्या ना करे। अब रहा सवाल साहब कि ये जो गन लेके ओपन फिर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर फोटोग्राफ चल रहे हैं, उन गुंडों की ये तारीफ कर रहे हैं, उन गुंडों को ये जो गौरव कह रहे हैं। अरे साहब, ऐसे देश थोड़ी चलेगा, ऐसे कानून व्यवस्था थोड़ी चलेगी। गुंडे नहीं है, गुंडे तो वो हैं बात करते हैं। बंसल साहब प्लीज, आप नेशनल टीवी, ठीक है बंसल साहब, अब कादरी साहब को बोल प्लीज। जरा सुनिए सर, जरा सुन लीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि कानून से ऊपर आस्था है, तो कहां से देश में कानून व्यवस्था रहेगी सर? अरे आप मोदी जी के भाषण को जरा गौर से सुनिए, आप अपने कान में से जो है गट्टे निकाल कर सुनिए, आपको पता चलेगा कैसी किस्म की बात कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के। सारे देश में क्या करना चाहते हैं आप? क्या देश का वातावरण खराब कर रहे हैं? ये वातावरण के बारे में अपने समुदाय को बोला होता आपने जी। ठीक है बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज जी। देश को जलाना चाह रहे हैं क्या सर इन लोग? जी, कैसी बात कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के? ठीक है, सारी दुनिया गाली देगी, आप उसको गलत बोल रहे हैं। जी शर्मा साहब, आस्था से ऊपर कानून, कानून से ऊपर आस्था, और एक आदमी आस्था को नहीं मान रहा तो दूसरा भी नहीं मानेगा, ये अधिकार हम सबको दे दें अब? नो, भारत के अंदर कानून का राज है। संविधान हम सब ने, हर भारत के नागरिक ने माना है और संविधान सर्वोच्च है। सर ये कहने के लिए है शर्मा साहब, आप बहुत प्रतिष्ठित आईजी ऑफिसर रहे हैं, तो ये कहने के लिए कानून का राज, यही तो दिख रहा सब कुछ हो रहा है कि कानून का राज ही नहीं है। हम तो यही हमने स्थापित करना है जी। अभी हिंदू मुस्लिम हम सब लोग बैठे हैं जी। कानून सर्वोच्च है, कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है और हम अपने जन प्रतिनिधियों के द्वारा उस कानून को चलाते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां जो फैसला है, जो कानून बन गया वो हमें मानना ही पड़ेगा जी। और उसके लिए पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसकी भी बाई नेम जिम्मेवारी है। अगर हमने जिस संविधान को, जिस कानून को माना है, उसको अंगीकृत किया है, उसकी बात को हम सब तवज्जो दें और जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, जो कम्युनल सिस्टम को अलग करेगा और उसके अंदर कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जोरदार होगी। वो ABCD चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी दल हो, ये कानून से बाहर का अगर कोई करेगा, कानून हाथ में लेगा, तो वो चीज कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। ना तो हमारा महकमा बर्दाश्त करेगा, ना समाज बर्दाश्त करेगा और ना ही कोई दल बर्दाश्त करेगा। कानून हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं है। हाँ, तफ्तीश कराने का हक है। अगर VHP ये कहती है कि हमारे साथ जाति हुई है, CBI से इंक्वायरी कराएं। दूसरा पक्ष कहता है कि हमारे साथ जाति हुई है, वो भी अपना पक्ष, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना, जांच कराने में क्या परेशानी जी। जांच कराएं और जो दोषी है वो चाहे किसी भी ग्रुप का है, उसको पुलिस के सामने दे, कानून के सामने दे और कोर्ट के अंदर से वो अपना इंसाफ ले। अगर वो बेगुनाह है तो सबूत करे कि मैं बेगुनाह हूं। जी श्रीवास्तव साहब, एक लाइन बोलना चाहता हूं जी, एक लाइन बोलना चाहता हूं जी। मैं एक निवेदन कर रहा हूं। देखिए, जो गौरक्षक निकलते हैं वो संविधान और कानून के पालन करने के लिए निकलते हैं, न कि किसी की हत्या करने या कोई हिंसा करने के लिए जी। और आप देखिए, और ये लोग जो हैं, ये लोग जो गौ तस्करी करते हैं, जो गौ हत्या करते हैं, वो कानून की हत्या करते हैं
और लोगों की आस्था की रक्षा। बंसल साहब एक समझना पड़ेगा। ठीक है बंसल साहब, एक बात समझाइए मुझे कि जो लोग बंदूक लेकर गौ रक्षा के लिए निकल रहे हैं, इसका मतलब ही यह है कि उनको कानून पर भरोसा नहीं है, नहीं तो वो शर्मा साहब के पास जाएंगे, भैया ये गौ तस्करी हो रही है साहब, इसको बंद करवाइए। ये काम उनको करना है कि शर्मा साहब को करना है? नहीं विजय जी, करना शर्मा साहब को है। हाँ, ये जो तो शर्मा साहब नहीं कर रहे तो बंसल साहब चला देंगे गोली? नहीं, ऐसा नहीं। हम शर्मा साहब की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। ये बात बताऊंगा आपको मैं। मेवात के अंदर कितने सारे पुलिस बल के जवानों को हमने बचाया है इस बात का। जब जिहादी हमला करते हैं, गौ तस्कर जब हमला करते हैं, तो वो हम उनको बचाते हैं और वो हमें बचाते हैं और गौ तस्करों को पकड़ते हैं। आप मुझे बताइए, आखिरकार जो बातें हमसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं इनके द्वारा, ये इनके अपने समाज के लोग क्यों आखिरकार हत्या को मजबूर हो रहे हैं? मुझे बताइए ना। राजीव जी, क्यों मजा आता है? श्रीवास्तव साहब मुझे समझाइए, समाज में कहां पर क्या प्रॉब्लम है जिससे ये सारी रोज हर दिन 6 महीने में, साल में कुछ न कुछ होता रहता है? क्या वजह है? ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो नहीं है, चाहे शर्मा साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। ये भ्रांतियां हैं। आपको मैं नॉर्थ ईस्ट की एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। वहां पर आप यदि दीमापुर जाएंगे, वहाँ एक कीड़ा मार्केट है, हर एक दो बार बैठता है और वहाँ के लोग उसको बड़ा चाव से खाते हैं। और जिस पशु की बात आप कर रहे हैं, जो वहाँ के एक पर्टिकुलर मेघालय के किसी एक राजनेता ने या फिर अरुणाचल के राजनेता बोला, वो पशु जो है वो मिथुन कहलाता है, वो हमारी वो जो हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त गाय वो नहीं है। सिमिलरली आप यदि कश्मीर में जाइएगा, आपको सरप्राइज हो जाएगा, वहाँ के जो हमारी जो समाज है, वो पशु जो बड़े पशु हैं उनका मांस भक्षण करने में हिचकिचाते हैं, बोलते हैं अच्छी बात नहीं है। तो बहुत कम लोग हमारी समाज में, बहुत कम लोग हैं, बहुत ऐसे तबके के लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वही लोग शायद करते हैं। और ये बहुत डिमांड एंड सप्लाई का सारा चीज जो है ये विदेश जा रहा है, जो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। और ये जो पूरा एक चेन बना हुआ है, और इस चेन में कई करोड़ों का बिजनेस है लगा हुआ, उसमें सारे लोग मिले हुए हैं। तो ये हमारी ये भ्रांतियां हैं, इसको दूर कीजिए। हमारे समाज में जो हमारे मौलाना साहब बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ लोग ज्यादा इसको नहीं भक्षण करते हैं। पशु जो ये है मांस है, वो भक्षण बहुत ही कम ये में हो सकता है। आपको सरप्राइज हो जाएगा, ये कुत्ते का मांस जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉपुलर। और कई चीजें बताऊंगा जो सुनने लायक नहीं है, बट लोग इसका भक्षण करते हैं। तो पशु का मांस हर जगह नहीं चलता। ठीक है, हमारी भ्रांति है, इसको दूर करें। बंसल साहब 1.5 मिनट मेरे पास है, चारों लोग आपसे आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो जाए? बिल्कुल, सीबीआई इंक्वायरी हो, निर्दोषों को फंसाया न जाए और निष्पक्ष जांच हो करके जो अपराधी है उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। बिल्कुल। और जो इस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है, कादरी साहब। जो ओपन टू ऑल हथियार लेकर फिर रहे हैं, पहले उनको कसा जाए, उनको अंदर डाला जाए, ताकि सारे देश में जो कानून करा जाए। जी ठीक है, रणवीर शर्मा साहब। देखिए, गौ हत्या के मामले में हमारे हिंदू मुस्लिम समाज के दोनों पक्षों को, दोनों लोगों को इस बात पे सहमत हैं कि जो गलत है उसे फांसी पे लटका दिया जाए, चाहे वो ABCD कोई भी है। और तफ्तीश का जो मामला है वो पुलिस को, आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उन्हें अपना काम करने दें और पुलिस को सहयोग करें उन साक्ष्यों को ढूंढने में या उन मुलजिमों को ढूंढने के अंदर, जिससे कि समाज में शांति का माहौल बने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्मा साहब आपका शुक्रिया, बंसल साहब आपका शुक्रिया, कादरी साहब आपका, श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या गौ रक्षा के नाम पर कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। इस पर 62% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है, वहीं 38% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 62% जो लोग समझते हैं वो मसला गंभीर है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। एक कहावत है, गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज करेंगे। गौरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों और उनका साथ देने वालों पर यह कहावत फिट बैठती है, क्योंकि ये झंडा बुलंद करेंगे गौरक्षा का, इस पर राजनीति करेंगे, लेकिन जब बात कानून बनाने की आएगी तो सांप सूंघ जाएगा। जिस देश में 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज़्यादातर लोग गाय को पूजते हैं, वहाँ ये भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में से एक का नाम भारत है। यानी कहीं तो कुछ गड़बड़ है।
जबकि गौरक्षा के नाम पर न जाने कितने दल बने, कितने संगठन बने। खुद महात्मा गांधी ने भी कहा कि गाय और मनुष्य का जीवन बराबर है। ऐसे में भला ये आंकड़े कहां से आए, जबकि कितने ही लोगों को गौ तस्कर बताकर मारा गया। बहुत सारे गौरक्षक भी मारे गए। खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि गौरक्षा के नाम पर 70 से 80% लोग सिर्फ गुंडाई करते हैं। आप ही बताइए कि हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करना कैसी गौरक्षा है? क्या कानून नहीं है या पुलिस नहीं है? लगता है कि नहीं है। तभी तो आरोपी के पक्ष में पंचायतें होती हैं और जो मारे गए हैं वो इंसाफ की भीख मांगते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि न्याय मिले, सबको न्याय मिले, सबके लिए जांच हो, कानून रहे और सबको बराबर का मौका मिले। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।